इस मूवी की कहानी जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ मूवी की कहानी से 4 साल बाद शुरू होती है। इस मूवी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम शॉन को देखते हैं जो पुलिस से बचकर भाग रहा है। पुलिस उसका पीछा करती है और उसे पकड़ भी लेती है। क्योंकि शॉन सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम के अंदर घुस गया था, इसलिए उसके गार्जियन यानी कि उसके स्टेप फादर हैंक को कॉल करके बुलाया जाता है। हैंक पहले नेवी में काम कर चुका था और वो पुलिस वाला भी उसका दोस्त था, इसलिए वो शॉन को वार्निंग देके छोड़ देता है। इसके बाद ये दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर शॉन हैंक को समझाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि शॉन हैंक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था क्योंकि वो उसके सौतेले फादर थे। इनके बीच के रिलेशन भी अच्छे नहीं थे। अगली सुबह जब हैंक शॉन के कमरे में जाता है तो वो शॉन के पास एक पेपर देखता है जिस पर कोडेड लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। शॉन काफी देर से उस पेपर पर लिखी हुई चीज को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हैंक शॉन से कहता है कि अगर तुम मुझे बताओ कि तुम कल सैटेलाइट सेंटर क्यों गए थे तो मैं तुम्हारी इस कोडेड लैंग्वेज को पढ़ने में मदद कर सकता हूँ। जब मैं नेवी में था तब हमें ऐसी कोडेड लैंग्वेज को डिकोड करके समझना सिखाया जाता था। शॉन मान जाता है और वो हैंक को बताता है कि उसे रेडियो पर एक मैसेज मिला था, पर सिग्नल वीक होने की वजह से वो उस मैसेज को अच्छे से समझ नहीं पाया। इसलिए वो उस सैटेलाइट सेंटर पर गया और वहां जाकर उसने उस मैसेज को इस पेपर पर नोट कर लिया। हैंक चाहता था कि उसके और उसके बेटे के बीच के रिलेशन अच्छे हो जाएं, इसलिए वो शॉन की मदद उस कोडेड लैंग्वेज को समझने में करता है। वो शॉन को एक लाइन का मतलब समझाता है जिसमें लिखा हुआ था द आइलैंड इज रियल। इतना सुनते ही शॉन बहुत खुश होता है और वो हैंक को एक किताब दिखाता है जिस किताब का नाम था द मिस्टीरियस आइलैंड। इसके बाद जब हैंक आगे का मैसेज डिकोड करता है तो उसमें 3 और किताबों के बारे में लिखा हुआ था। ये तीनों किताबें उसी आइलैंड के ऊपर लिखी हुई थी और अच्छी बात ये थी कि ये तीनों किताबें शॉन के पास थी। इन तीनों किताबों के ऊपर एक मैप बना हुआ था, लेकिन इन मैप को देखने के बाद भी इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर हैंक उन तीनों किताबों के मैप को लेकर एक साथ मिला देता है, जिसके बाद वो एक पूरा नक्शा बन जाता है जिस पर उसी मिस्टीरियस आइलैंड की लोकेशन दिखाई गई थी। शॉन अब उस आइलैंड पर जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन यहाँ पर हैंक उसे समझाता है कि ऐसे किसी भी सरफिरे आदमी ने तुम्हें मैसेज भेज दिया और तुम उसकी बात पर विश्वास करके वहाँ जाना चाहते हो। शॉन कहता है कि वो सरफिरे इंसान मेरे दादाजी हैं जिन्होंने इस आइलैंड की रिसर्च पर अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। 2 साल पहले वो एकदम से गायब हो गए। मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने ये मिस्टीरियस आइलैंड खोज लिया है और अब वो वहीं पर हैं। इसलिए उन्होंने मुझे रेडियो पर मैसेज भेजा ताकि मैं उनसे मिलने उस मिस्टीरियस आइलैंड पर जा सकूं। हैंक को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो फिर भी शॉन की जिद की वजह से और अपने बेटे के बीच के रिलेशन को ठीक करने के लिए उस जगह पर जाने के लिए अलाउ कर देता है। लेकिन वो शॉन को खतरे में भी नहीं डाल सकता था, इसलिए वो खुद ही उसके साथ वहां जाने का डिसाइड करता है। क्योंकि इन्हें दूसरे आइलैंड पर जाना था, इसलिए ये दोनों पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नाव वाला इनके साथ उस बताई हुई लोकेशन पर जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उस जगह पर अक्सर बहुत ही बड़े बड़े भयानक तूफान आया करते थे। तभी यहाँ पर एक कटाबो नाम का आदमी आता है और इन दोनों को उस जगह पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो इसके बदले इनसे कई गुना ज्यादा पैसे लेता है। उसके साथ उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम कैलेन था। शॉन उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। इसके बाद कटाबो अपना हेलीकॉप्टर निकालता है और ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर बहुत ही भयानक तूफान आ रहे थे। शॉन उन्हें बुक पढ़कर बताता है कि अगर उन्हें उस आइलैंड पर जाना है तो उन्हें इस तूफान के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। हालांकि कटाबो अपना हेलीकॉप्टर तूफान में नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन उसका हेलीकॉप्टर तूफान में फंसने की वजह से क्रैश हो जाता है और ये सब नीचे गिर जाते हैं। जब इन लोगों की आंख खुलती है तो ये सब अपने आप को समुद्र किनारे एक आइलैंड पर पाते हैं। उसी आइलैंड पर एक गुफा थी जिसे पार करने के बाद ये लोग वहां का नजारा देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही खूबसूरत सा आइलैंड था। यहाँ पर सब कुछ काफी अजीब था। जो तितलियां हमारे यहाँ बहुत ही छोटी छोटी होती है वो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी थी, और जो हाथी हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे थे। शॉन को उस आइलैंड में दूर एक पहाड़ी पर धुआं उड़ता हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो हैंक से कहता है कि शायद मेरे दादाजी वहीं पर हों। इसके बाद ये सब लोग उस तरफ जाने लगते हैं। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि जिस पर ये लोग चल रहे हैं उन पत्थरों का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हैंक उन्हें बताता है कि ये पत्थर नहीं बल्कि किसी बड़े जानवर के अंडे हैं। तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी छिपकली इन पर हमला कर देती है। ये सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। जैसे ही वो छिपकली इन सबको खाने वाली थी तभी कोई उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इनकी मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि शॉन के दादाजी थे। शॉन अपने दादाजी से मिलकर बहुत खुश होता है। दादाजी उन्हें बताते हैं कि उन्होंने इस जगह पर रहना सीख लिया है। इसके बाद वो इन सब लोगों को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर ये रहते थे। ये एक बड़ा सा ट्री हाउस था जिस पर रहने खाने पीने की सारी सुविधा इनके दादाजी ने पहले से ही अरेंज कर रखी थी। यहाँ पर वो रेडियो भी था जिस रेडियो से उन्होंने शॉन को मैसेज भेजा था। रेडियो को देखकर कैलन कहते हैं कि क्यों ना हम इस
रेडियो से मैसेज भेजकर मदद बुला लें। शॉन के दादाजी कहते हैं कि इस रेडियो से मैसेज भेजने के लिए सैटेलाइट का सही पोजीशन पर आना बहुत जरूरी है और ऐसा 2 हफ्ते बाद होगा। अभी तुम लोग यहाँ पर एंजॉय करो, कल मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार जगह पर लेकर जाऊंगा। अगले दिन शॉन के दादाजी इन सब को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि कभी एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर था। इस शहर का नाम अटलांटिस था। हैंक कहता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन ये शहर तो कई सौ साल पहले ही पानी में डूब चुका था। शॉन के दादाजी बताते हैं कि हाँ, जब इस शहर के बारे में लिखा गया था तब ये शहर पानी में डूबा हुआ था, लेकिन ये शहर 70 साल पानी के अंदर रहता है और 70 साल पानी के ऊपर रहता है। दादाजी बताते हैं कि ऐसा समुद्र के नीचे ज्वालामुखी की वजह से होता है, जो इसे कभी पानी के ऊपर ढकेलता है तो कभी पानी के नीचे। यहाँ पर हैंक वहाँ मौजूद पानी को टेस्ट करता है और बताता है कि ये पानी तो खारा है। समुद्र का पानी यहाँ आइलैंड के बीच में आना बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि ये पानी जमीन के नीचे से आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आइलैंड जल्दी पानी में डूबने वाला है। लेकिन शॉन के दादाजी को हैंक की बात पर विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये आइलैंड लगभग 14 साल बाद डूबने वाला था। लेकिन हैंक भी नेवी में काम करता था, इसलिए वो यहाँ के माहौल को देखकर बताता है कि ये आइलैंड 2 से 3 दिन के अंदर डूब जाएगा। अब जिस किताब में इस आइलैंड के बारे में लिखा हुआ था, उसी किताब में एक बहुत ही बड़ी सबमरीन यानी कि पनडुब्बी के बारे में भी लिखा हुआ था, जिसकी मदद से तूफान आने पर समुद्र के पानी यानी कि इस आइलैंड से बाहर निकला जा सकता है। हालांकि इस किताब में ये पनडुब्बी कहाँ पर मिलेगी, इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं था। इसके बाद शॉन के दादाजी इन सबको कैप्टन नीमो की समाधि के पास ले जाते हैं, जिन्होंने उस किताब को लिखा था। वो उन्हें बताते हैं कि ये समाधि कैप्टन नीमो के दोस्तों ने बनवाई है। यहाँ पर कैप्टन नीमो की समाधि के पास उनकी लिखी हुई एक डायरी भी मिलती है, जिसे कैलिन बाहर ले आती है। उस डायरी को पढ़कर इन्हें पता चलता है कि कैप्टन नीमो इंडिया से थे। उन्होंने इस डायरी में ये भी लिखा हुआ था कि वो पनडुब्बी इस आइलैंड के दूसरी तरफ है, जो कि एक ज्वालामुखी की चोटी पर है। अब ये सब उस जगह पर जल्द से जल्द पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ते से निकलते हैं। रास्ते में इन्हें बहुत ही अजीबोगरीब पेड़ मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी चींटियां भी होती है। ये लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। किसी भी तरह इन्हें अपनी जान बचाने के लिए जल्द से जल्द उस पनडुब्बी तक पहुंचना था। रास्ते में इन्हें एक ज्वालामुखी भी दिखाई देता है, जिसके अंदर से लावा की जगह सोना निकलता था। शॉन उस ज्वालामुखी के पास जाना चाहता था, लेकिन हैंक उसे वहां जाने से मना करता है। वो कहता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। कैलिन भी शॉन को समझाती है कि हमें जल्द से जल्द पनडुब्बी तक पहुंचना होगा और यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसके बाद थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इनके सामने एक बहुत ही बड़ा पहाड़ पड़ता है। अब इन्हें पहाड़ की दूसरी चोटी पर जाना था, इसलिए यहाँ पर शॉन के दादाजी दिमाग लगाते हैं और एक बहुत ही बड़ी मधुमक्खी के ऊपर बैठकर इन लोगों से कहते हैं कि हम इन मधुमक्खियों के ऊपर बैठकर इन मधुमक्खियों की मदद से इस पहाड़ी की दूसरी चोटी तक जाएंगे। इससे हमारा काफी समय भी बच जाएगा। हालांकि ये काफी खतरनाक हो सकता था, लेकिन के अलावा इन लोगों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। ये सब मधुमक्खियों पर बैठकर पहाड़ी की दूसरी चोटी पर जाना शुरू कर देते हैं। तभी इनके ऊपर बड़े बड़े पक्षी हमला कर देते हैं। 2 पक्षियों को तो हैंक अपनी चालाकी से ठिकाने लगा देता है, वहीं एक बर्ड शॉन और कैलिन के भी पीछे पड़ी होती है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से कैलिन नीचे गिरने लगती है, लेकिन ऐन मौके पर शॉन उसे बचा लेता है। इसके बाद शॉन एक बर्ड को बड़ी चालाकी से अपने पीछे लगाकर मकड़ी के जाले में फंसा देता है, लेकिन इस चालाकी के चक्कर में वो नीचे गिर जाता है और उसके एक पैर में फ्रैक्चर भी हो जाता है। इसके बाद हैंक उसे उठाकर एक सेफ जगह पर ले आता है और ये सब रात गुजारने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। हैंक शॉन के लिए गाना भी गाता है ताकि उसका ध्यान पेन से डाइवर्ट हो सके। हैंक और शॉन के बीच में अब रिश्ते पहले से काफी अच्छे हो चुके थे। वहीं कैलिन के पिता को पता चल जाता है कि शॉन और कैलिन एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन कैलिन कहती है कि यहाँ से जाने के बाद शॉन वापस यूएस चला जाएगा, वहाँ वो एक बड़े से कॉलेज में पढ़ेगा, जबकि हम वापस गरीबी में जिएंगे। इसके बाद रात को जब सब सो जाते हैं तब कैलिन के फादर वापस उसी ज्वालामुखी के पास सोना लेने के लिए चले जाते हैं ताकि उनके पास भी बहुत सारे पैसे हों, उनकी बेटी भी बड़े कॉलेज में पढ़ सके। सुबह जब इन लोगों की नींद खुलती है तो यहाँ पर कैलिन के फादर नहीं थे और अब इस जगह पर भी पानी भर गया था। इसका मतलब ये था कि इनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था, बस कुछ ही घंटों में ये आइलैंड पानी में डूबने वाला था। लेकिन कैलिन पहले अपने फादर को ढूंढने के लिए जा रही थी। यहाँ शॉन भी उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन उसके पैरों में चोट लगी हुई थी। इसलिए यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैलिन और दादाजी कैलिन के फादर को ढूंढने के लिए जाएंगे और शॉन और हैंक पनडुब्बी को ढूंढकर पहाड़ी के किनारे मिलेंगे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद कैलिन को उसके फादर मिल जाते हैं। उसके फादर बहुत ही बड़े सोने के पत्थर को उठाकर यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे थे।
कैलन उन्हें समझाती है कि मुझे आपके अलावा दुनिया की कोई भी दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आपके साथ रहना है। उसके पिता उसकी बात को समझ जाते हैं और ये तीनों उसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां पर हैंक और शॉन पनडुब्बी को लेकर पहुंचने वाले थे। लेकिन दूसरी तरफ शॉन और हैंक उस बुक में बताई गई जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पनडुब्बी होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर पनडुब्बी नहीं थी क्योंकि पानी का लेवल इनकी उम्मीद से ज्यादा बढ़ने की वजह से पनडुब्बी पानी के अंदर समा गई थी। इसलिए दोनों पानी के अंदर कूद जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी ईल फिश जिसके पास हजारों वोल्ट की पावर थी वो इनके ऊपर हमला कर देती है। किसी तरह उससे बचकर ये लोग पनडुब्बी के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसकर सबसे पहले ये लोग पनडुब्बी के अंदर का पानी बाहर निकालते हैं। इसके बाद ये दोनों पनडुब्बी का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। जब हैंक इंजन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इंजन को एक बहुत ही तेज इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा, यानी कि उसे बिजली का झटका देना होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ पर बिजली कहाँ से मिले। जब ये हैंक को याद आता है कि बाहर एक ईल फिश थी जिसके जबड़ों में हजारों वोल्ट का करंट होता है। इसके बाद ये लोग इंजन की वायर को एक बहुत ही बड़े लोहे से फिक्स कर देते हैं। हैंक पनडुब्बी के बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो ईल इसे खाने के लिए इसकी तरफ बढ़ती है। जैसे वो ईल अपना मुंह खोलती है, हैंक उस लोहे की रोड को उसके मुंह में फेंक देता है और उस मछली के जबड़ों में मौजूद करंट की वजह से पनडुब्बी के इंजन को एक तगड़ा इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है और वो पनडुब्बी स्टार्ट हो जाती है। हैंक मौका देखकर फटाफट पनडुब्बी के अंदर आ जाता है। वही हम दूसरी तरफ कैलन और बाकी लोगों को देखते हैं। अब उस जगह पर पानी भर गया था। जिस पहाड़ी पर ये लोग थे वो पहाड़ी भी पानी में डूबने ही वाली थी। ये लोग पानी में कूद जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। इन सबको ऐसा लगता है कि अब इन लोगों का काम खत्म होने वाला है। तभी यहाँ पर हैंक और शॉन उस पनडुब्बी को लेकर आ जाते हैं और इन तीनों को पनडुब्बी के अंदर ले लेते हैं। लेकिन अभी भी इनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पानी के अंदर पहाड़ की चट्टानें टूट टूट कर गिर रही थी। उन्हीं में से एक बड़ी सी चट्टान की पनडुब्बी से टकराने वाली थी। हैंक कैलन के फादर को पनडुब्बी चलाने को कहता है और शॉन से कहता है कि जब मैं कहूँ तब तुम ये बटन दबा देना। इसके बाद शॉन पनडुब्बी के अंदर मिसाइल लॉन्च करता है और शॉन के बटन दबाते ही वो मिसाइल जाकर उस चट्टान से टकराती है और चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इनकी पनडुब्बी सही सलामत वहां से बाहर निकल जाती है। ये लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब ये लोग इस जगह से सही सलामत बाहर निकल रहे थे। कैलन और शॉन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद हम 6 महीने के बाद का सीन देखते हैं। कैलन के फादर के पास अब उनका वो पुराना हेलीकॉप्टर तो नहीं था, लेकिन अब इनके पास एक बहुत ही बड़ी सी यूनिक पनडुब्बी थी जिसकी मदद से इनका टूरिस्ट गाइड का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। कैलन भी अब यूएस में रहने लगी थी और आज शॉन का बर्थडे है। उसके मॉम और डैड के अलावा उसके दादाजी भी उसे मिलने आते हैं और उसे गिफ्ट में एक बुक देते हैं जिसका नाम था फ्रॉम अर्थ टू द मून। और उसके दादाजी शॉन से कहते हैं कि अब हमारी फैमिली का अगला एडवेंचर ये जगह होगी। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी का सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ये वाली वीडियो देखो, ये भी बड़ी मजेदार वीडियो है।